नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए इतिहास विषय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आई हूँ, जिसका जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश इस मगध का जो उत्कृष्ट था, उसमें हमने 7 राजवंशों के बारे में जाना था, जिसमें से हम पहले ही हर्यक वंश के बारे में और शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पिछली क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं। आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो नंद वंश था, नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था, नंद वंश का संस्थापक हमने पढ़ा था कि महापद्मनद था, जो पुराण और जैन साहित्य के अनुसार बताया गया था कि वो एक क्षत्रिय राजा नहीं था, बल्कि वो एक नाई जाति का राजा था। तो महापद्मनद ने नंद वंश की स्थापना की थी और नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था धनानंद। अब महापद्मनद को सर्वशत्रांतक भी कहा जाता है कि उन्होंने क्षत्रियों का पूर्ण रूप से विनाश कर दिया था और इसीलिए उनको द्वितीय परशुराम की उपाधि भी दी गई है महापद्मनद को। और धनानंद है वो इस वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। तो धनानंद को फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने इसकी चाणक्य की मदद से नंद वंश को समाप्त कर दिया था और धनानंद को मार दिया था। तो जिस टाइम पर धनानंद के समकालीन ही जो सेल्यूकस या फिर सिकंदर भी धनानंद के समकालीन था और उसने भारत पर उस समय पर आक्रमण किया था, लेकिन तब तक चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को खत्म कर दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। और सिकंदर फिर भारत में आया था। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत में आए थे और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर उन्होंने कदम रखा था। इससे पहले भी भारत में जैसे ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण हुए थे। इससे पहले जो सिकंदर था, उससे पहले भी भारत पर सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण है वो ईरान के हखमनी वंश ने किया था। सबसे पहले है वो ईरान के हखमनी वंश ने के राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया था और उसका भी जो डैरियस प्रथम था, उसको पहली बार भारत में आक्रमण करके सफलता भी मिली थी। उसके बाद जैसे यूनानी और ईरानी है वो भारत में आते रहे थे। तो जो नंद वंश का जो समकालीन था वो था सिकंदर, जिसे सिकंदर महान भी कहा जाता था। और उसमें सबसे पहले जो झेलम नदी के तट पर राजा पुरु के साथ उनका युद्ध हुआ था, वितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पिसिस का युद्ध के नाम से भी जो प्रसिद्ध था। और उन्होंने 2 नगरों की स्थापना की थी, निकैया और विजयनगर। ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। और जो दूसरा नगर था विजयनगर, उसका नामकरण है वो सिकंदर ने अपने प्रिय घोड़े बुकेफेलस के नाम पर किया था। और फिर 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस चला गया था। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में बुखार के कारण हुई थी। उसके बाद सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था और छोटे राजाओं को हराकर भारत में राजनीतिक स्थिरता कायम की थी। किंतु भारत के जो पश्चिम उत्तर जो राज्य थे, वहां पर छोटे छोटे राजाओं का शासन था और वो कमजोर थे और आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। तो भारत में पश्चिम उत्तर क्षेत्र पर ईरानी और यूनानी आक्रमण हुए थे। ये मगध का साम्राज्य है, मैप के माध्यम से दिखाया गया है। फिर उसके बाद है मगध का उत्कर्ष। तो मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहले हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था, फिर शिशुनाग वंश के बारे में, फिर नंद वंश के बारे में। तो आज हम जो मौर्य वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से और 321 ईसा पूर्व के मध्य में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। और सिकंदर के लौट जाने के बाद, जैसे उनके सिकंदर के अकाल मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इस बात का फायदा उठाया और उन्होंने जो अपने मंत्री थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे चाणक्य, उनकी मदद से वो पूरे पंजाब का राजा बन बैठा और वहां पर जो भी
था उसको अपने उसमें कंट्रोल में कर लिया था। तक्षशिला में धनुर्विद्या और वैदिक की शिक्षा के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध था तक्षशिला, और वहीं का एक शिक्षार्थी था ये चाणक्य। चाणक्य चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख सम्राट हैं, प्रमुख राजा हैं, उनके बारे में हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो पुत्र था वो था बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, और उन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के मध्य में शासन किया था। बिंदुसार के फिर पुत्र थे, बिंदुसार का बड़ा पुत्र था सुसीम, जिसे सुमन भी कहा जाता है, और जो उसका दूसरा पुत्र था अशोकवर्धन या अशोक, जिसे प्रियदर्शन भी कहा जाता है, और तीसरा जो बिंदुसार का पुत्र था वो था विगतशोक। सुसीम सुसीम का पुत्र फिर निग्रोध हुआ, और जो अशोक वर्मन था, अशोक वर्धन जो सम्राट अशोक था, उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई थी। इसमें जो प्रमुख थे वो महेंद्र और संघमित्रा थे। महेंद्र और संघमित्रा, ये इनको अशोक ने बौद्ध धर्म की के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भी भेजा था, और एक इनकी पुत्री थी चारुमती, कुणाल, धर्मविवर्धन या सुयश और जालोक, जिसे इन्होंने कश्मीर में भेजा था, और एक था इनका तिवर। तो इस प्रकार ये अशोक के पुत्र और पुत्रियां थी। और इनमें जो कुणाल था, कुणाल के फिर जो आगे जो संतान हुई थी वो बंध्रपालित, दशरथ और संप्रति थे। संप्रति से फिर शालीशुक, और शालीशुक से फिर देववर्मन, देववर्मा, और देववर्मा से शतधनुष, और शतधनुष से वृद्धर्थ। तो जो इस वंश का, जो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट या अंतिम शासक हुआ है वो वृद्धर्थ हुआ है, जो 191 से 187 ईसा पूर्व के मध्य में इसने शासक किया था। तो मौर्य वंश का जो प्रथम शासक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, और इसका जो अंतिम शासक है, प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम है वो वृद्धर्थ है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसका अंतिम शासक कौन था, वृद्धर्थ था। तो ये मौर्य साम्राज्य का एक डायग्राम है। फिर आगे है इसकी स्थापना के बारे में हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, किस ग्रंथ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कुछ साहित्यिक भी हैं, और कुछ जो विदेशी विवरण भी हैं, और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना के बारे में हमें जैसे मौर्य वंश की स्थापना 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच में है, इसका कार्यकाल है। तो साहित्यिक स्रोत जैसे बौद्ध और जैन ग्रंथ थे। बौद्ध ग्रंथों के अंदर जैसे दिव्यावदान था, और जैन ग्रंथ के अंदर कल्पसूत्र था, जो प्रीशिष्ट वर्मन का कल्पसूत्र था, और दीपवंश और महावंश का हमें वृतांत मिलता है वो दिव्यावदान के अंदर मिलता है। एक है जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और उनकी प्रसिद्ध रचना थी ये अर्थशास्त्र। इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलती है। और चाणक्य को भारत का मेकियावली भी कहा जाता है। एक और रचना थी मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस से भी हमें उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में पता चलता है, और ये विशाख दत्त की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी। फिर गुप्त साम्राज्य की लिखित पुस्तक थी विशाख दत्त। फिर है पुराण, पुराण में अहनारूर, पुरनानूर तमिल ग्रंथ थे। चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत में विजय के बारे में पता चलता है इससे हमें तमिल ग्रंथों से। और परिशिष्ट पर्वन जो हेमचंद्र द्वारा लिखित थी, और वृत्त कथा मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा लिखित थी। कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा लिखित थी। और ये सभी साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। फिर कुछ विदेशी जो यात्री है वो भी भारत में समय समय पर आते रहे, उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी, जो उन्होंने भारत में देखा और सुना वो अपनी पुस्तकों में वर्णित किया है। तो विदेशी विवरण में इंडिका एक पुस्तक थी जो मैक्सनीज द्वारा लिखी गई थी। इसमें मैक्सनीज ने पाटलिपुत्र का जो नगरीय प्रशासन है उसके बारे में डिटेल से बताया है। फिर निर्याकस, स्ट्रैबो, कार्टियस, ये कुछ विदेशी यात्री थे जो भारत में आए और भारत के बारे में उन्होंने लिखा। और जो तीसरा है, एक तो साहित्यिक हो गया, दूसरा है विदेशी विवरण, और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तो अशोक के अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, पोलिश वाले मृदभांड, स्तूप और गुफा,
और पंचमार्क सिक्के। ये कुछ अन्य स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो ये जैसे हमने पढ़ा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना धनानंद को हराकर और नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये हमें मुद्रा राक्षस से पता चलता है। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा लिखित एक साहित्यिक स्रोत है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की गई थी और विलियम जोन्स द्वारा सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान मिली थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था विलियम जोन्स ने और अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब संपूर्ण भारत के ऊपर अशोक ने साम्राज्य किया था, इसीलिए इसे अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का भी श्रेय दिया गया है। और इसकी फौज थी एक बहुत ही विशाल फौज थी। 6 लाख की फौज की सहायता से जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था। फिर इनके बीच में संधि हुई थी। संधि के बाद इन्होंने पूर्वी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान और सिंध का पूरा प्रांत है वो अशोक को दे दिया था सेल्यूकस ने। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना फिर इन्होंने जैसे ये सेल्यूकस को हरा दिया था तो सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना और इसका दूसरा नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया के साथ इन्होंने विवाह कर लिया था और सेल्यूकस को भी इन्होंने 500 हाथी दिए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का जो पश्चिमी प्रांत है वो दिया था। तो इस प्रकार ये इनके राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे और मौर्य दरबार में मैग्स्थनीज राजदूत बनकर भारत में आया था। तो मैग्स्थनीज भी भारत में उसी समय पर एक दार्शनिक बनकर आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अन्य नाम भी थे। जो स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन थे उन्होंने इनको सेंड्रोकोट्स कहा था और जो प्लूटार्क था, प्लूटार्क एक यूनानी दार्शनिक था, इन्होंने इनको चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा था। और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक अन्य नाम जैसे जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्ती था और प्लूटार्क के अनुसार एंड्रोकोट्स था और स्ट्रेबी, एरियन और जस्टिन के अनुसार इनको सेंड्रोकोट्स कहा गया था। जो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख था उसमें सबसे पहले जो सबसे प्राचीनतम उल्लेख है चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का और जूनागढ़ अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में लिखित है। 305 ईस्वी में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। इसका वर्णन भी जूनागढ़ अभिलेख में है और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया या हेलेना से विवाह किया था। तो इस प्रकार ये सेल्यूकस के बारे में सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैग्स्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और मैग्स्थनीज ने इंडिका की रचना की थी और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त को सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए थे। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त की जो सेना थी उसके 6 अंग बताए थे। अश्वसेना, हस्ती, पैदल, नौसेना, रथ सेना और सैन्य विभाग। विभागों के अध्यक्ष को अमात्य कहा जाता था और चंद्रगुप्त के जो जैन गुरु थे, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म में दीक्षा प्राप्त की थी। उनके जैन गुरु थे वो भद्रबाहु थे और फिर चंद्रगुप्त भद्रबाहु के कहने पर इन्होंने श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में जो संलेखना विधि थी उसके तहत अपनी मृत्यु का वरण किया था, अपने प्राण त्याग दिए थे। भूखे प्यासे रहकर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार इनके पास चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो मुझे लगा कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। फिर अगला है मौर्यकालीन जो प्रमुख शासक थे वो ये तो थे इसकी स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है प्रमुख शासक कौन कौन थे। बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था बिंदुसार ने और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। यूनानी लेखक
लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र घात यज्ञ कहा है। यूनानी लेखक इन्हें अमित्र घात कहते हैं। अमित्र घात का मतलब होता है कि जो शत्रु है उनका विनाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, इसीलिए इन्हें अमित्र घात भी कहा जाता है। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो जो सीरिया के शासक थे उन्होंने इनके पास एक राजदूत भी भेजा था। और मिस्र के शासक टोलेमी ने इन्हें फिलाडेल्फस ने डायनेसियस नामक राजदूत भेजा था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, इनके राज दरबार में मिस्र, सीरिया से ये दो जो राजदूत हैं वो भारत में आए थे। और तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था इसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में। जो दिव्य वदान है उसके अनुसार ये बताया गया। पहली बार जब विद्रोह हुआ था तो उसको समाप्त करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। अशोक ने इस विद्रोह को दबा दिया था। फिर दूसरी बार इन्होंने अपने पुत्र सुसीम को, जो इनका बड़ा पुत्र था सुसीम, उसको फिर इन्होंने भेजा था। आजीवक के अनुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार और 500 सदस्यों की इनकी मंत्री परिषद थी। और जो बिंदुसार था, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और पिंगलवत्स नामक आजीवक विद्वान बिंदुसार के दरबार में रहता था। तो आजीवक संप्रदाय का जो एक विद्वान था पिंगलवत्स, वो इनके दरबार में रहता था। और अशोक के राजा बनने के बाद बनने की जो भविष्यवाणी जो की थी वो पिंगलवत्स ने ही की थी। और बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक है वो उज्जैन का राज्यपाल था। आजीवक बनने से पूर्व बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन आजीवक से शिक्षा लेने के बाद फिर वो आजीवक धर्म उन्होंने अपना लिया था। तो चाणक्य ने 3 मौर्य राज्यों के राज्य का संचालन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक। चाणक्य या कौटिल्य के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया है कि चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञान के ग्रंथ की रचना की थी। उन्हें चाणक्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है और चाणक्य के पिता का नाम चाणक्य था। तो ये हमने चाणक्य के बारे में पढ़ा। और अगला है अशोक, सम्राट अशोक। अशोक 273 से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्राट था मौर्य वंश का अशोक। अशोक 273 ईसा पूर्व में इनको सत्ता की प्राप्ति हुई थी। राज्याभिषेक 269 ईस्वी में 4 वर्षों तक सत्ता के लिए उन्होंने संघर्ष किया और इन्होंने पहला भारतीय राजा जिसने अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित किया था। मतलब इन्होंने बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण करवाया था और अभिलेखों की जो भाषा थी, लिपि थी, वो ब्राह्मी लिपि थी और भाषा थी वो प्राकृत थी। अशोक मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक था। कुछ जनश्रुतियों के अनुसार इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर राज्य प्राप्त किया था, सिंहासन प्राप्त किया था। ये भी अशोक के बारे में माना जाता है। अभिलेखों के अनुसार जो इन्होंने अभिलेख निर्माण करवाए, उन अभिलेखों के अनुसार अशोक को देवानाम प्रियम या देवानाम प्रियम दर्शी के नाम से भी संबोधित किया जाता है और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने श्रीनगर नामक नगर की भी स्थापना की थी। ये भी कुछ जानकारी है। अशोक के नाम, जैसे अशोक को किस किस नाम से जाना जाता है और किसके अनुसार जाना जाता है, ये भी, जैसे अशोक मौर्य, ये गिरनार अभिलेख के अनुसार इसको अशोक मौर्य कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इन्हें अशोक वर्धन कहा जाता है। जो भाबरू शिलालेख है उसके अनुसार इन्हें प्रियदर्शी भी कहा जाता है। और मास्की, गुजरा, नेतुर, उदगेलम अभिलेख के अनुसार इन्हें अशोक कहा जाता है। 261 ईसा पूर्व में नंदराज शासक था कलिंग का। उस समय पर इन्होंने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था और अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग विजय का वर्णन के बारे में पता चलता है। कलिंग की राजधानी तोसली थी और यहीं पर अशोक चक्र, धर्म चक्र का वर्णन भी हमें
मिलता है और इस चक्र के अंदर 24 तीलियां हैं। इसे अशोक चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि लॉयन कैपिटल या सारनाथ जो स्तंभ है वो सम्राट अशोक द्वारा ही जारी किया था और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष को अपना लिया था। तो सम्राट अशोक के ये अभिलेखों की 5 श्रेणियां बताई गई हैं जो सम्राट अशोक थे उनके अभिलेखों की। दीर्घ स्तंभ लेख थे, फिर लघु स्तंभ लेख थे और एक थे दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और पृथक शिलालेख। तो एक तो स्तंभ लेख है और एक शिलालेख है। शिलालेख मतलब जो शिलाओं के ऊपर अंकित है और स्तंभ लेख जो स्तंभों के ऊपर जो लिखवाया था अशोक ने उनके बारे में। तो अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख पर है, शेष पर केवल देवा नाम प्रियमदर्शी देवों का प्यारा लिखा गया। तो अशोक का नाम है जो प्रथम लघु शिलालेख है उसी के ऊपर अशोक नाम दिखाया गया है, बाकी शिलालेख के ऊपर देवा नाम प्रियमदर्शी या देवों का प्यारा बताया गया है सम्राट अशोक को। अशोक के अभिलेख धर्म का सिद्धांत दिया गया। अभिलेख पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है, तो पहली बार अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। आगे है शिलालेख है, इसके मुख्य शिलालेख 14 हैं। अशोक के मुख्य 14 शिलालेख हैं और 15 लघु शिलालेख हैं और स्तंभ लेख कुल 14 स्तंभ लेख हैं जिसमें दीर्घ स्तंभ लेख हैं, लघु स्तंभ लेख हैं और एक ये गुहा लेख है। गुहा लेख होते हैं जो गुफाओं के अंदर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, गुफाओं के अंदर कुछ लिखवा दिया जाता तो वो होते हैं गुहा लेख। तो उसमें से जो ये 14 मुख्य शिलालेख हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 13वां जो अभिलेख है वो है जिसमें कलिंग विजय के बारे में और कलिंग जो युद्ध था उसके बारे में वर्णन किया है और 11वां भी इम्पोर्टेंट है जिसमें अशोक की धम्म नीति के बारे में बताया गया है। तो ये 14 मुख्य शिलालेख हैं जो शिलाओं के ऊपर अंकित है, जो बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर अंकित है। जो पहला अभिलेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहला अभिलेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख है ये एक बार देख लीजिए, मतलब सारा पूरा का पूरा रटने की जरूरत नहीं है, इसको आपको पता होना चाहिए कि किस अभिलेख में किस चीज के बारे में बताया गया है। तो 14 व्रत शिलालेखों में पहला जो अभिलेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख है मनुष्य और पशुओं द्वारा दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चोल पांडे और इन केरल पुत्र इनकी चर्चा की गई है। तीसरा अभिलेख है उसमें राजकीय अधिकारियों और युक्त रज्जु को प्रादेशिक की हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है। चौथा अभिलेख है इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है। 5वां जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। छठा जो व्रत शिलालेख है उसके अंदर प्रतिवेदक की चर्चा की गई है। 7वां अभिलेख है उसमें सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की घोषणा की गई है। मतलब अशोक किसी एक विशेष धर्म को की जनता के ऊपर नहीं थोपता था, बल्कि वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता था और वो सबको मतलब मनुष्य अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म को मान सकता है। तो सर्वधर्म संप्रदायों की सहिष्णुता की घोषणा की गई है। तो 8वां जो अभिलेख है उसमें सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है और इसमें बताया गया है कि अशोक ने बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख भी हमें मिलता है कि अशोक समय समय पर अलग अलग धर्म स्थानों की यात्रा करता था। अगला जो 9वां है इसमें विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा की गई है कि अलग अलग प्रकार के जो समारोह हैं उनकी निंदा के बारे में बताया है। 10वां अभिलेख उसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई और धर्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां जो शिलालेख है उसमें धर्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव और स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। तो ये 12वां अभिलेख है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस शिलालेख के अंतर्गत स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है, तो 12वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया और पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है और अपराध करने वाले आठवीं जातियों का भी उल्लेख इसमें किया गया है।
और 14वां जो अभिलेख है उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। और ये कुछ अशोक के लघु शिलालेख है, ये तो थे वृहत शिलालेख जो बड़े शिलालेख थे, और ये लघु शिलालेख हैं जिसमें एरगुंडी आंध्र प्रदेश में है, और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, सिद्धपुरी कर्नाटक में, जतिंग रामेश्वर कर्नाटक में है। ये 14 दीर्घ ये शिलालेख लघु शिलालेख है। जतिंग है वो कर्नाटक में, गोविंद मठ कर्नाटक में, राहुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश में, मास्की कर्नाटक में, गुजरा मध्य प्रदेश में, रूपनाथ मध्य प्रदेश में, भाबरू राजस्थान में, अहरोरा उत्तर प्रदेश में, सासाराम बिहार में, ये इम्पोर्टेंट है सासाराम। सासाराम अभिलेख अशोक द्वारा निर्मित है और बिहार में है। पंगरूरिया मध्य प्रदेश में है, सन्निहिति कर्नाटक में है, और पालकी गुंडू ये कर्नाटक में है। तो इसमें ये मास्की कर्नाटक वाला ये इम्पोर्टेंट है, और सासाराम वाला भी है, और भाबरू ये राजस्थान वाला भी इम्पोर्टेंट है। अगला है अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख। स्तंभ लेख जो स्तंभ के ऊपर जो उन्होंने बनवाए थे वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, टोपरा अभिलेख इम्पोर्टेंट है हरियाणा में, मेरठ दिल्ली उत्तर प्रदेश में, लोरिया नंदगढ़ बिहार में, लोरिया अरेराज बिहार में, और रामपुरवा बिहार में। अशोक के एक लघु शिलालेख इलाहाबाद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, रूमेंदेई नेपाल की तराई में, और सांची मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप ये भी इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश में, ये नेगले सागर नेपाल की तराई में, और सारनाथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो ये अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख और अशोक के लघु स्तंभ लेख थे। तो ये अशोक द्वारा निर्मित मुख्य शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, स्तंभ में भी दीर्घ और लघु है, और शिलालेख में भी मुख्य और लघु है। तो ये इन शिलालेखों के बारे में और अभिलेखों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगला है फिर जैसे जो 13वां जो शिलालेख था उसमें हमें कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, तो कलिंग युद्ध के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कलिंग युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और इस युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने जो युद्ध नीति है उसको त्याग दिया था, और उसके बाद उन्होंने शांति का मार्ग है वो अपना लिया था। और सम्राट अशोक ने जैसे अपना एक धम्म चलाया था जिसे अशोक का धम्म कहते हैं। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध है वो राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात हुआ था। अशोक का कलिंग युद्ध वो राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात हुआ था, और 8 वर्ष पश्चात 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें। इस युद्ध में 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, और 1.5 लाख के आसपास बंदी बनाए गए थे। और अब जैसे इस 13वें अभिलेख में बताया गया है कि बौद्ध बेहरी घोष के स्थान पर अब अशोक ने धम्म घोष की नीति को अपना लिया था। बेहरी घोष के अंतर्गत भौतिक विजय की नीति का त्याग कर दिया था, और सांस्कृतिक विजय पाने की नीति की तरफ सम्राट अशोक ने अपना रुख मोड़ लिया था, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे थे। वो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका की तरफ भेजा था, और धर्म प्रचार के लिए महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति भी की थी। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है जहां धर्म प्रचारक भेजे थे। तो 5 यवन राजाओं के पास इन्होंने धर्म प्रचारक भेजे थे। तीसरी जो बौद्ध संगति थी वो सम्राट अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, तीसरी बौद्ध संगति, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। और इसी समय पर इन्होंने जो अभिधम पिटक था, त्रिपिटक थे, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक का संकलन भी इसी समय पर किया गया था। अगला है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो जो राजा था वो सर्वोपरि था, शीर्ष पर था, और धर्म प्रवर्तक था, सामाजिक व्यवस्था का संचालक था। ये सभी कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में इनका वर्णन किया है। शीर्ष अधिकारी थे वो तीर्थ विभाग, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन मिलता है, और इन शीर्ष अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज इत्यादि शीर्ष अधिकारी के अंतर्गत आते थे। अगला है संदेशवाहक। संदेशवाहक
एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना अधिकारी के कार्यों पर